गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विनायक ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ अपना जो चैप्टर चल रहा है 13 बीमा, उसमें बीमा का अपन प्रकरण पढ़ रहे हैं। बीमा के उद्देश्य या कार्य। अध्ययन की दृष्टि से बीमा के उद्देश्य या कार्यों को हमने इसको जाना कि 3 भागों में इसको बांटा गया है। 3 भाग इसके कौन कौन से हैं? बीमा के प्राथमिक कार्य या प्रमुख कार्य जिनका अध्ययन हम कर चुके, दूसरे बीमा के सहायक कार्य, एवं तीसरे आएंगे इसके परोक्ष या सामान्य कार्य। तो पहला हम जो है बीमा के प्राथमिक कार्य या प्रमुख कार्य, इनका अध्ययन हम पिछले अपने क्लास में कर चुके हैं। आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे बीमा के 2 कार्यों का। एक है इसका सहायक, जो इसका सेकंड है बी। ए हम पढ़ चुके हैं, बीमा के प्राथमिक कार्य को हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। आइए हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, बीमा के सहायक कार्य। बीमा के सहायक उद्देश्य बोल दो या फिर कार्य बोल सकते हैं, हम दोनों एक ही है। तो इसके सहायक उद्देश्य या कार्य का हम यहाँ पे अवलोकन करेंगे या उनको पढ़ेंगे। देखिए, सहायक कार्य कौन से होते हैं, किसे कहेंगे हम सहायक कार्य? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, सहायक कार्य का मतलब होता है ऐसे उद्देश्य या ऐसे कार्य जो प्राथमिक या प्रमुख कार्यों को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं, उनकी मदद के तौर पर उनके सहायक होते हैं, उन्हें हम कहेंगे इसके सहायक कार्य। आइए हम इनका अवलोकन करते हैं। सबसे पहला जो है वो है जो हानि होती है उनके संदर्भ में है। तो हानियों के प्रति, हानियों से लिखेंगे, हानियों से सुरक्षा के प्रति, हानियों से सुरक्षा के प्रति सतर्क करना या सचेत करना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हानियों से सुरक्षा के प्रति सतर्क करना, सतर्क करना। अब ये कैसे है, आइए इसको हम समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। हानियों से सुरक्षा के प्रति सतर्क करता है बीमा। बीमा का एक उद्देश्य ये है कि समाज को उनकी किसी संपत्ति को होने वाली जो संभावित हानि है, उस संभावित हानि से सुरक्षित रहने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, सुरक्षित रहने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उन उपायों से उन्हें अवगत कराया जाता है और हानियों से सतर्क रहने के लिए भी उनको सिखाया जाता है, सावधान किया जाता है। बीमा कंपनियां इस संदर्भ में समय समय पर बीमित को उन तरीकों से अवगत कराती है जिस तरह से हम अपनी हानि को कम कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। तो इस प्रकार की वो विभिन्न प्रकार के तरीके या योजनाएं चलाती है जिससे भविष्य में जोखिम से रक्षा की जा सके और हानि को कम किया जा सके। इसमें भारत में बीमाकर्ताओं द्वारा भारतीय क्षति रोकथाम संघ की स्थापना की गई है। भारतीय क्षति रोकथाम संघ की स्थापना बीमा कंपनियों के द्वारा यहाँ पर भारत में की गई है। ये संघ क्या करता है, इसकी मुख्य जो कार्य है वो है कि यह विज्ञापन द्वारा विभिन्न प्रकार के विज्ञापन जारी कर जनता को भावी हानियों से सतर्क रहने के लिए बताता है। कई बीमा कंपनियां अपने बीमितों का समय समय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराती है और भविष्य में होने वाली बीमारियों से पूर्व में ही उन्हें रोकने के लिए उपाय सजेस्ट करती है, बताती है। हानियों से सुरक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए बीमा कंपनियां कुछ प्रोत्साहन भी देती है। अब ये प्रोत्साहन क्या है, देखो कि लोग हानि से सुरक्षा के प्रति सतर्क कैसे हो, इसके लिए वो कुछ प्रोत्साहन देती है। प्रोत्साहन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए कि जैसे मान लीजिए आपने बीमा करवाया है लेकिन आपके कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आप सतर्क थे, हानि नहीं हुई आपको, तो बीमा कंपनी को क्लेम नहीं देना पड़ा, भुगतान नहीं करना पड़ा। इसलिए बीमा कंपनी आगामी, आप अगर आगे बीमा करवाते हो तो उसमें प्रीमियम की छूट देना, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ प्रोत्साहन उपाय भी करती है, तो कुछ प्रोत्साहन भी देती है। ये कंपनियां उन बीमितों को बीमा प्रीमियम में छूट देती है जिन्होंने पिछले वर्षों में कोई क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत नहीं किया है। और वाहन बीमा के क्षेत्र में भी यह बीमा कंपनियां नॉन क्लेम बोनस के रूप में आगामी प्रीमियम में रियायत देती है जिन्होंने कभी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया है। समुद्री बीमा कंपनियां उन बीमितों को कम दर पर प्रीमियम वसूल करती है जो बहुत अच्छे ढंग से पैकिंग कार्य
करते हैं। मैंने बताया समुद्री बीमा में 3 का बीमा होता है, जहाज का, माल का और किराए का। तो यहाँ माल की बात की जा रही है। जिस माल की पैकिंग बहुत अच्छी होती है उसके प्रीमियम में रियायत मिलती है, क्योंकि वो सामान खराब होने की संभावना कम होती है। तो ये पहला इसका सहायक कार्य है, लोगों से हानियों से सुरक्षा के प्रति उन्हें सचेत करती है। जैसे मान लीजिए कि ना रसोई गैस का इस्तेमाल हम सब करते हैं, तो सिलेंडर है, सभी के घरों में जोखिम है, आग लग सकती है। तो बीमा कंपनियां कई बार विज्ञापन जारी करके ऐसे सतर्क करती है कि आप ऐसे उपाय करो, जैसे कि ना गैस की जो पाइपलाइन है उसको है ना आप हर 4 महीने से चेंज करें। अगर मान लो फिर भी किसी कारणवश अगर है ना जो आपका रेगुलेटर है वो चालू रह गया और गैस ने ना आग पकड़ ली, तो आप उसको किस तरह से, मतलब घबराओ मत, उसको किस तरह से आप है ना बुझा सकते हो, आप उसकी हानि जो होने वाली है संभावित उसको कम कर सकते हो। ऐसे विज्ञापन दिखाते हैं कई बार कि है ना जब है ना सिलेंडर में आग लग गई है तो आप है ना बड़ा सा गीला कपड़ा उस पर डाल के लपेट के उसको वहीं पे स्टॉप कर सकते हो। लेकिन पहले आपको रेगुलेटर जरूर ऑफ करना होगा, और रेगुलेटर ऑफ करने के लिए भी सीधे हाथ से ना जाओ, हाथ जल सकता है। तो इसके लिए भी आपको जैसे गीला कपड़ा है वो साथ में लेकर, क्योंकि गीला कपड़ा है वो आग जल्दी से पकड़ता नहीं है, इसलिए वो ले जाके फिर आप रेगुलेटर बंद कर सकते हो। तो इस प्रकार के वो विज्ञापन या वीडियो जारी कर लोगों को हानियों से सुरक्षा के प्रति है वो सतर्क करता है। तो ये बीमा का प्रथम पहला सहायक कार्य है। दूसरा सहायक कार्य है वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। देखिए ये भी बहुत अच्छा कार्य है बीमा का, आप समझिए इसको। वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, अब किसे करवाती है ध्यान से सुनिएगा। उपलब्ध कराना, वित्तीय सहायता, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, वित्तीय सहायता। बीमा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाई, व्यापार, व्यवसाय आदि सभी के लिए आधारभूत उद्योगों के विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को, संस्थाओं को और सरकार को, सभी को वित्तीय सहायता या वित्तीय कोष उपलब्ध करवाती है। अब कैसे करवाती है ध्यान से सुनिए कि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी जो धनराशि ले रही है वो धनराशि एक कोष बन जाती है, बड़ा कोष, और उस कोष का उपयोग बीमा कंपनियां ऋण देने के तौर पे करती है। यानी कि बीमा कंपनी ऋण भी देती है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है, और उससे जो ब्याज वगैरह मिलता है उससे उनका फंड और बढ़ जाता है, जिससे उनकी ना जो बीमा कंपनी की जो है ना क्रियान्वयन का जो खर्चा है वो उससे निकल जाता है। प्लस है ना इससे पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है, पूंजी निर्माण होता है। तो वह वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों को, व्यवसायियों को, उनके व्यापार के विस्तार के लिए या विकास के लिए, या व्यक्तियों को अन्य किसी कार्य के लिए वो वित्तीय सहायता। इसी के साथ सरकार को भी उपलब्ध करवाती है, बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं चलाती है सरकार उनमें वित्तीय कोष उपलब्ध करवाती है। जी हाँ, तो इसके फलस्वरूप देश के आर्थिक विकास में वृद्धि भी संभव होती है। तो ये इसका दूसरा सहायक कार्य वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना हमने जाना। और अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अगला है वो है, ध्यान से सुनिए, इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो तीसरा पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और वो है वृहद। अब वृहद क्या होते हैं? बड़े, वृहद स्तरीय, वृहद स्तरीय उपक्रमों के, वृहद स्तरीय उपक्रमों के विकास में योगदान, विकास में योगदान। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये कैसे संभव होता है कि बीमा कंपनियां प्रीमियम के रूप में जो धनराशि ले रही है उस धनराशि का उपयोग वो विभिन्न उत्पादन कार्यों में निवेश करने के लिए करती है। मैंने यहाँ बताया आपको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। तो जो वृहद स्तर के जो उपक्रम हैं उनको उनके विकास कार्यों के लिए वित्त उपलब्ध करवाती है। इतना ही नहीं, केवल वित्त उपलब्ध नहीं करा रही है, ये तो कर ही रही है, साथ ही साथ एक चीज और है कि वृहद स्तर पर उपक्रम जब स्थापित किया जा रहा है, उसका विकास किया जा रहा है, तो वहां जोखिम ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक तो वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है, और दूसरा ऐसे परियोजनाएं या ऐसे उपक्रमों के लिए जहां जोखिम अधिक है उनका बीमा भी करती है, उनका बीमा भी करती है। तो समझिएगा इसको, इसमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है, अतः ऐसी दशा में वित्तीय संस्थाएं उन्हीं उपक्रमों और उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जिन्होंने संभावित जोखिमों के विरुद्ध अपनी संपत्तियों का बीमा करवा लिया है।
मान लीजिए कि आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका प्रोजेक्ट देखकर बीमा बैंक ये पूछ सकती है कि आपने इस प्रोजेक्ट का बीमा करवाया है। अगर आपने करवाया है, करवा रखा है, तो एक तो बीमा कंपनी भी आपको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा सकती है, या फिर बैंक भी आपसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगी, आपसे ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करेगी, और है ना इस बेस पर कि आपने उसका बीमा करवा रखा है, और वो भी है ना ऋण स्वीकृत कर देते हैं। तो है ना पैसे जो जुटाने होते हैं उपक्रमों को, वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो बीमा कंपनियां इस तरह से भी इनकी सहायता करते हैं। इससे वित्तीय संस्थाओं के साधन है वो सुरक्षित हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसे उपक्रमों में निवेश के लिए पूंजी उपलब्ध करवाते हैं जिन्होंने अपने उपक्रम का बीमा करवा रखा है। जी हाँ, आगे अगला है इसमें चौथा, वो है कार्य क्षमता में वृद्धि। देखिएगा, कार्य क्षमता में वृद्धि, ध्यान से सुनिएगा। कार्य क्षमता में वृद्धि को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, सुनिएगा आप। कार्य क्षमता क्या होती है? अपने वर्किंग कैपेसिटी होती है, कार्य करने की क्षमता, कि हम कितना कार्य कर पा रहे हैं, किस ढंग से कर पा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, समझिए बात को। बीमा मनुष्य जीवन एवं उनकी संपत्ति के विनाश के फलस्वरूप होने वाले दुख और हानि के संबंध में चिंताहरण शस्त्र के रूप में कार्य करता है। मतलब उनकी चिंताओं को हर लेता है, और जब व्यक्ति की या व्यावसायिक इकाई की चिंता कम हो जाती है, तो वो बहुत अच्छे से अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ कार्य कर सकते हैं। तो यह इस प्रकार से क्या करता है? कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। सॉरी, मैंने यहाँ लिखा नहीं, कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। कार्य क्षमता में वृद्धि व्यक्तियों की भी और विभिन्न प्रकार की जो व्यावसायिक इकाई है उनकी भी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी करता है। कैसे? ये चिंताहरण शस्त्र के रूप में कार्य करता है, और बीमा हमें चिंताओं से राहत दिलाता है। चिंता रहित व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ होता है, फलस्वरूप उसकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, और उसका लाभ संपूर्ण समाज को प्राप्त होता है, व्यावसायिक इकाई को भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपने बीमा के सहायक कार्य पढ़े। हानियों से सुरक्षा के प्रति लोगों को सतर्क करना। जी, दूसरा, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। उन्हें विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कि ऋण वगैरह और देते हैं, और सरकार को भी ये वित्तीय कोष उपलब्ध करवाते हैं। फिर तीसरा हमने पढ़ा, वृहद स्तरीय उपक्रमों के विकास में योगदान। एक तो उनका बीमा कर कर, दूसरी तरफ से उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर, दोनों तरह से। और कार्य क्षमता में वृद्धि, चिंताहरण शस्त्र के रूप में कार्य करते हुए उनकी चिंताओं को कम कर देते हैं, जिससे वो पूरी की पूरी स्फूर्ति के साथ, लगन के साथ पूरी कार्य क्षमता से कार्य कर सकते हैं। तो इससे उनकी कार्य क्षमता में और अधिक वृद्धि होती है। तो ये हमने अभी यहाँ पढ़ा है बीमा के सहायक कार्य। और अब हम यहाँ आगे पढ़ेंगे इसमें अपने एक और जो प्रकार रह गया है बीमा के कार्यों का, और वो हम यहाँ देखिएगा सी पॉइंट के रूप में इसको पढ़ेंगे। इसके परोक्ष या सामान्य कार्य या उद्देश्य। बीमा के परोक्ष या सामान्य कार्य या उद्देश्यों को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, बीमा के परोक्ष या सामान्य कार्य, आइए उनका भी अध्ययन हम यहाँ कर लेते हैं। सी पॉइंट है इसके, परोक्ष या सामान्य कार्य या उद्देश्य। बीमा के सामान्य उद्देश्य या परोक्ष उद्देश्य या कार्य हम इनको बोल सकते हैं। देखिए, इनको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है? देखो, परोक्ष का मतलब क्या होता है कि सीधे तौर पर बीमा कंपनियां ये कार्य नहीं कर रही, एक तरह से मतलब कि इनको समझना पड़ता है, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। हमें इसको बहुत गहराई में जाके समझना पड़ता है। हाँ, बीमा इन कार्यों में भी सहयोग कर रहा है, ये कार्य भी बीमा कंपनी कर रही है। तो ये हो गए इसके सामान्य या परोक्ष कार्य। ध्यान से सुनिएगा। ये है पहला, निर्यातों को प्रोत्साहन। निर्यातों को प्रोत्साहन। अब निर्यात क्या होते हैं आपको ये समझना जरूरी है, तभी आप अच्छे से समझ सकते हो। प्रोत्साहन, निर्यातों को प्रोत्साहन। निर्यात क्या है? जब अपने देश में उत्पादित किसी वस्तु को दूसरे देशों में भेजा जाता है, इट मीन्स बेचा जाता है। जब अपने देश में निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों को दूसरे देशों में बेचा जाता है तो कहलाता है निर्यात व्यापार। तो निर्यातों को प्रोत्साहन कैसे मिलता है बीमा कंपनियों से? सुनिएगा। निर्यात व्यापार में जोखिम स्थानीय व्यापार की तुलना में डबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो ना मार्ग में वस्तु का नुकसान होने की संभावना है, दूसरी बात
कि ना आप नए बाजार में भेज रहे हो, नए लोगों से आप व्यापार कर रहे हो, तो उनका है ना व्यापारिक रिकॉर्ड कैसा है वो आप जानते नहीं हो, तो यहाँ जोखिम ज्यादा है भुगतान नहीं मिलने का, करने का, ये सब। तो निर्यात में निर्यात व्यापार में अपने घरेलू व्यापार की तुलना में जोखिम अधिक होते हैं, इसलिए ज्यादा जोखिम होने के कारण और जहां जोखिम का तत्व बढ़ता है वहां पे बीमा का कार्य या उद्देश्य या महत्व बढ़ जाता है। तो बीमा क्या करता है, निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए निर्यात व्यापार में बीमा करता है इनका। तो देखिएगा, बीमा सुविधा के अभाव में निर्यात व्यापार की अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो सकती है या हो जाती है। बीमा सुविधा के अभाव के कारण ही पहले बहुत कम विदेशी व्यापार अपने यहाँ से होता था, लेकिन अब बीमा सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई है। तो मैंने आपको बताया इसमें जोखिम अधिक होती है, इसलिए यहाँ बीमा की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार यह निर्यात व्यापार को भी प्रोत्साहित करता है। जी, अगला हम यहाँ पढ़ेंगे वो है बचत का साधन। बचत का साधन बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। आप इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप समझ जाओगे, एक बात को जान जाओगे कि हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में बीमा अवश्य करवाना चाहिए। ये बचत का साधन भी है। अब बचत का साधन कैसे है, ध्यान से सुनिएगा कि ना जो व्यक्ति है अपने अगर जीवन का बीमा करवा रहा है, ठीक है, तो जीवन बीमा में आपने एक चीज पढ़ी थी कि यह विनियोग तत्व भी है, मतलब बीमा में ये निवेश भी है। निवेश यानी आपका इन्वेस्टमेंट भी है। जैसे जीवन बीमा में क्या होता है कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को, परिवार वालों को निश्चित धनराशि मिलती है, या फिर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होने पर उसकी एक निश्चित समयावधि पूर्ण होने पर उसको स्वयं को मिल जाती है। ठीक है, तो सुनिएगा बचत का साधन कैसे है। बचत को प्रोत्साहन मिलता है जब व्यक्ति अपना जीवन बीमा करवाता है, तो उसको निश्चित समयावधि पर एक प्रीमियम की राशि है वो भुगतान करनी होती है। तो वो अपनी आय का एक निश्चित भाग बचत के तौर पर, मतलब उसको बचाकर प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी में जमा करवाता है, जो एक बड़ी धनराशि के रूप में उसको आगे चलकर प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यह बचत का साधन भी होता है। कई लोग बीमा इसलिए भी करवाते हैं क्योंकि प्रीमियम में उनको, प्रीमियम की राशि जब वो भुगतान करते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स में, आयकर में छूट भी मिलती है, जिससे प्रभावित होकर, प्रोत्साहित होकर भी लोग बीमा करवाते हैं। इसलिए बीमा है वो अपने बचत के साधन के रूप में भी कार्य करता है। ये लोगों की ना बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और तीसरा है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। देखिए तीसरा इसका जो ये अपने परोक्ष या सामान्य कार्य है वो है, ध्यान से सुनिएगा आप, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका अगला परोक्ष या सामान्य कार्य। अब सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान करता है, सुनिए। बीमा का उद्देश्य है ये कार्य भी करना, मतलब कि सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करना। यह सामान्य लोगों के मृत्यु पर उनके आश्रितों को ही नहीं, देखो जीवन बीमा की बात यहाँ की जा रही है। अगर व्यक्ति ने जीवन बीमा करवाया है तो उसकी मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को ही नहीं, बल्कि अगर मृत्यु नहीं होती है तो उसकी बीमारी है, वृद्धावस्था है, या फिर जैसे गर्भावस्था आदि के समय स्वयं बीमित व्यक्ति को भी सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि आर्थिक रूप से सुरक्षा उन्हें प्रदान करता है। तो यह सामाजिक सुरक्षा का भी उपाय है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रितों को धनराशि मिलती है, और नहीं होती है तो बीमारी में या वृद्धावस्था के दौरान उसको स्वयं को मिल जाती है। इसलिए उसको एक ये सुरक्षा भी प्रदान करता है बीमा कंपनियां। जी देखिए अगला है, और वो है विदेशी मुद्रा कोष में योगदान। ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ इसको आप पहले पॉइंट से जोड़ सकते हो। विदेशी मुद्रा कोष में योगदान, विदेशी मुद्रा कोष क्या होता है समझिएगा, और इसकी आवश्यकता क्यों होती है में योगदान। ध्यान से सुनिएगा, विदेशी मुद्रा होती है विदेश से प्राप्त मुद्रा जो उनके यहाँ प्रचलित है, जैसे कि डॉलर। आप सब जानते हो डॉलर की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो
ये कैसे इसमें सहयोग होता है, कैसे इसमें योगदान होता है? दो तरह से हो सकता है। एक तो ये निर्यात को प्रोत्साहन करता है, निर्यात व्यापार को बढ़ावा देता है। तो निर्यात जैसे जैसे बढ़ेगा, निर्यात का मतलब कि आप अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देशों को बेच रहे हो, तो उससे आपको विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। और इसके साथ ही साथ और क्या हो सकता है कि विदेशी मुद्रा में अगर आप प्रीमियम प्राप्त कर रहे हो, मतलब कि भारतीय बीमा कंपनियां विदेशों में भी, विदेश के लोगों का भी बीमा करती है, तो उनको प्रीमियम के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इससे बीमा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में योगदान देता है। अब विदेशी मुद्रा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि देखो, देश अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, उसे निर्यात अवश्य करना होता है, प्रत्येक देश को करना होता है, और निर्यात करने के लिए उसे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, इसके साथ अपने भारत की जो नोट निर्गमन पद्धति है उसके तहत भी हमें विदेशी मुद्रा कोष एक निश्चित मात्रा में होना आवश्यक है, तो ही हम नोट निर्गमित कर सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ अन्य और भी है, केवल विदेशी मुद्रा ही नहीं, इसके अलावा और भी, जैसे आपने नोट में पढ़ा होगा गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो वो एक कोष होता है जिसमें स्वर्ण है, रजत यानी कि चांदी है, ये भी कोष रखे जाते हैं। इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा कोष भी इसमें होता है, तो बीमा कंपनी इसमें भी योगदान देती है। और इसमें अंतिम है, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप। भारत गांव का देश है, इसलिए ये इससे जुड़ा हुआ बहुत अच्छा पॉइंट है, और वो है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में योगदान। ग्रामीण विकास, ग्रामों का विकास, तो ग्रामीण विकास जो योजनाएं सरकार चलाती है या कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में योगदान, में योगदान। देखिए, ये बीमा कंपनियां इसमें क्या करती है, विभिन्न प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को संचालित करने में, उनके क्रियान्वयन के लिए बीमा कंपनियां सरकार को फंड उपलब्ध करवाती है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है, वित्त उपलब्ध करवाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं हैं उनमें है ना, सरकार को वित्त उपलब्ध करा रही है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएं, जैसे कि फसल बीमा है, पशु बीमा है आदि की सुविधा प्रदान कर कर भी उनकी जो संपत्ति है, देखो ग्रामीण क्षेत्र में ये संपत्ति होती है, उनकी फसल होती है, उनका पशुधन होता है, तो उनकी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करता है तथा उनके द्वारा लिए गए ऋणों के लिए उनका बीमा करके अनेक प्रकार की सहायता उन्हें उपलब्ध करवाता है। और साथ ही साथ सरकार विभिन्न जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम संचालित करती है, इसके लिए सरकार को वित्त उपलब्ध करवाती है ताकि इसको बढ़ावा दे सके। तो इस प्रकार बीमा कंपनियां ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अपना योगदान देती है। तो ये हमने जाना बीमा के परोक्ष या सामान्य उद्देश्य, निर्यात को प्रोत्साहित करना, बचत का साधन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, विदेशी मुद्रा कोष में योगदान और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अपना योगदान देना। और इससे पहले हमने आज यहाँ पढ़ा था, वो हमने पढ़े थे बीमा के सहायक कार्य, जिसमें हमने पढ़ा था हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क करना, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, वृहद स्तरीय उपक्रमों के विकास में योगदान देना और लोगों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना। तो आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर सुंदर तरीके से इसको लिखेंगे, समझिएगा। आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए, कोई भी डाउट हो, आप कभी भी हमें पूछ सकते हैं। आपको ये सारा का सारा जितना भी कार्य है, अगर आपने पीछे का नहीं किया है तो भी हमसे संपर्क करें और अपनी फेयर नोटबुक में इनको नोट कीजिएगा। धन्यवाद।